सकते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से, या फिर हम एक इक्वेशन को दूसरी में ऐड कर सकते हैं। ये तीन बेसिक ऑपरेशन है। अब चाहे ये तीन ऑपरेशन हम कॉलम्स पे लगाएं या ये तीन ऑपरेशन जो हैं हम रोज पे लगाएं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम सॉल्यूशन। ये इक्विवेलेंट सिस्टम है, इसको आपको एक बार पढ़ लें, बाकी ये करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बेसिक जो है वो रो ऑपरेशंस कौन से हैं? इंटरचेंजिंग टू रोज, मल्टीप्लाई अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, एडिंग एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो इनटू अनदर रो। तीन ऑपरेशन यही हैं। या तो हम दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, या हम किसी भी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम दो रोज को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐड करने के बाद, ये तीन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा ना, वो पहले मैट्रिक्स के इक्वलेंट होगा। वही इक्वल वाला सिस्टम तो चलता जाएगा ना। आपको पता है, हम अगर कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हम इक्वल लेके चलते हैं कि नेक्स्ट हमने ये स्टेप किया ये इसके इक्वल है, नेक्स्ट हमने ये स्टेप किया ये इसके इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स पे अगर हम ये तीन ऑपरेशन इनमें से कोई लगा भी रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट रहेंगे। मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन आप कर सकते हैं, इफ दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ टर्न इन टर्न अ फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशंस ऑन इट। दो मैट्रिक्स कब इक्विवेलेंट होंगे? जब हम ए मैट्रिक्स को पे फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन लगा के बी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो वो दोनों मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट होंगे। ये इधर से आगे करने की जरूरत नहीं है। ये कॉलम ऑपरेशन लिखे हैं, सेम वही ऑपरेशन है, इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स, मल्टीप्लाइंग अ कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इनटू अनदर कॉलम। ठीक है। डेफिनेशन आ गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने आपको पहले भी बताई है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ये देखें, ये हमारे पास है इस एग्जांपल में प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे बनती है हमारे पास अपर ट्रायंगल। IJ की फॉर्म में जिस तरह इन्होंने डेफिनेशन लिखी है ना, अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको ये याद नहीं रहनी। अगर आप उर्दू में अपने लफ्जों में याद करेंगे तो ये याद रहेंगे। ये देखें, ये हमारे पास बनती है नीचे लोअर ट्रायंगल और ये ऊपर बनती है अपर ट्रायंगल। ठीक है। मेन डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बनती है उसको अपर ट्रायंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं, और नीचे जो बनती है उसको हम लोअर ट्रायंगल बोलते हैं। अब अगर मेन डायगोनल के नीचे एंट्रीज जीरो हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगी? अपर ट्रायंगल। है तो अपर, एंट्रीज नीचे जीरो है। अगर लोअर ट्रायंगल है, ये देखें ये लोअर ट्रायंगल है तो लोअर, एंट्रीज ऊपर जीरो है। ये याद आपने रखना है। मतलब ऑपोजिट बात हो गई ना। है तो ये लोअर ट्रायंगल, लेकिन एंट्रीज जो हैं वो ऊपर वाली जीरो होंगी तब ये लोअर ट्रायंगल होगा। ठीक है। अगर एंट्रीज नीचे वाली जीरो हैं तब हमारे पास ये अपर ट्रायंगल है। ये जो है वो इसका मेन डायगोनल है। अब फिर एक बार डेफिनेशन देख लें। आ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ, अगर आप इसकी फॉर्म, ये कंडीशन लेकिन आपने एक बार याद रखनी है MCQs के लिए, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपने जस्ट इसे उर्दू में याद करना है। ये देखें, AIJ इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। अपर ट्राइंगल कब होगा? जब I ग्रेटर देन J होगा, और लोअर ट्राइंगल कब होगा? जब I लेस देन J होगा और IJ जो है वो जीरो होंगे। ये नीचे जो है ये वाला सारा, ये हमारे पास जो है लोअर ट्राइंगल में I लेस देन J होता है इधर, और इधर जो है वो I ग्रेटर देन J होता है ऊपर। ये चीज आपने एक बार याद रखनी है। मैंने एक अपने पास जो जब अपने नोट्स बनाए थे तो मैंने ऐसे ही एक मैट्रिक्स बना के उसका डायगोनल लिख के जस्ट उसके नीचे लिख लिया था कि इन पोजीशन पे I लेस देन J है, ये जहां जीरो जीरो है। एक मिनट, मैंने मैट्रिक्स बना के अपने पास डायगोनल तो मैंने इधर लिख लिया था इस पोजीशन पे सारी पे कि इधर जो है मेरे पास वो I लेस देन J है, और इधर जो है वो I ग्रेटर देन J है। और ये अपर ट्राइंगल है और ये लोअर ट्राइंगल है। सिंपल इसको आपने जो है वो अपने लफ्जों में याद कर लेना है।
डायगोनल मैट्रिक्स आर बोथ, डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है कि सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज होंगी, बाकी जो है ऊपर नीचे दोनों जो है वो जीरो होती हैं एंट्रीज। तो वो उन्होंने बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो बोथ होते हैं अपर भी और लोअर भी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक अगर जो है वो उसका ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आ जाए तो उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, ए ट्रांसपोज, जस्ट इतनी डेफिनेशन आपने लिखनी है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। लफ्जों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रह जाए बहुत है। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक और आगे जो है वो एंड इधर जस्ट इन्होंने यही बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होना चाहिए इधर, ये डेफिनेशन मिस हो गई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अगर ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ जाए, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो वो स्विच, मतलब हम उस मैट्रिक्स की जो है वो पोजीशन चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें, लेकिन वो सेम मैट्रिक्स बन जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज लेने से माइनस का साइन कॉमन आ जाए बाहर, तो तब उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते। नेक्स्ट हमारे पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स। A square matrix which complex entries is called Hermitian। हर्मिशियन मैट्रिक्स में सबसे पहले आपने याद रखना है कि उसकी एंट्रीज कम्प्लेक्स होंगी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। फिर उसकी कंडीशन क्या है कि उसका हम सबसे पहले वो जो कॉन्जुगेट लेंगे, मिरर इमेज लेंगे उसका, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने एज इट इज ही याद करनी है। नेक्स्ट स्क्यू में स्क्यू जहां लग जाना है, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो या स्क्यू हर्मिशियन हो, वहां माइनस का साइन आ जाएगा। कंडीशन दोनों की सेम है कि ए कॉन्जुगेट लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो हमारे पास जो है वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। एचिलॉन एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म्स, ये हमारे पास क्या है? इन अ नॉन जीरो in any non-zero row of a matrix, the first non-zero entry is called the leading entry of that row। first non-zero entry को leading entry बोलते हैं, ये आप सबको पता है। एचिलॉन फॉर्म क्या होती है? ये इधर जो डेफिनेशन है ये काफी बड़ी बड़ी है, आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो नेट से सर्च करके लिखनी है। वैसे लफ्जों में आपको बता देती हूँ, एचिलॉन फॉर्म आपको पता है कि वो डायगोनल फॉर्म बन जाती है, ऊपर नीचे जीरो आ जाता है या नीचे जीरो आ जाता है, तो हम उसको सोल्व करके नेक्स्ट जो है वो अपनी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं जिस चीज की हमें वैल्यू चाहिए हो। लेकिन अगर हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म की बात करें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बोलते हैं, RRC, ठीक है। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड in row echelon form if each successive non-zero row the number of zeros before the leading entry is greater than the number of such preceding entries को ये डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझ आनी चाहिए। इसको आप पढ़ भी लें तो आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब आप एग्जाम्पल ना कर रहे हैं। ये देखें, ये जो है हमारे पास सबसे पहले उसने कहा है कि कोई भी जो, मैं आपको कंडीशन इधर से बताती हूँ इस एग्जांपल से। पहली कंडीशन ये है कि जो जीरो वाली रो है ना सारी, वो नीचे होनी चाहिए, सारी नॉन जीरो रोज ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने बताया है, ई एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रोसीड एवरी जीरो रो। ये नॉन जीरो रो है जो इधर सेकंड नंबर पे रो है, थर्ड नंबर पे जो है वो फुल जीरो है उसमें सब, तो वो लास्ट में जानी चाहिए। द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज वन। सारी रोज में फर्स्ट जो है वो नॉन जीरो जो एंट्री होगी वो लाजमी वन होनी चाहिए। ये देखें, ये नॉन जीरो एंट्री वन है, ये भी वन है, इधर देखें तो नॉन जीरो ये भी वन है, ये भी नॉन जीरो अगर देखें ये भी वन है, ये भी वन है, ठीक है ना, तो इससे इशू नहीं है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है? फर्स्ट कंडीशन देखे, दो कंडीशन आपको बता दी है। इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन अ प्रीसीडिंग रो। पहली रो में जो है वो कम होने चाहिए, उसके बाद बढ़ते हैं ये जीरो आगे से आगे। इसी तरह इसकी सेटिंग उन्होंने बताई हुई है कि ऐसी अगर कोई मैट्रिक फॉर्म हमारे पास आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास
एचिलॉन फॉर्म है, ठीक है। ये सारी एचिलॉन फॉर्म इन्होंने बताई हुई है। ये देखें, ये एचिलॉन फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये वाली रो जो है ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आएगी इधर, तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, एचिलॉन फॉर्म, क्योंकि इसमें एक जीरो है, इसमें दो जीरो है। उन्होंने बोला है कि जिसमें ज्यादा जीरो होंगे, जैसे जैसे जीरो बढ़ते जाएंगे वो नीचे आती जाएंगी। अगर इस फॉर्म में देखें हम, तो ये भी एचलॉन फॉर्म नहीं है, क्योंकि इधर जो है नॉन जीरो एंट्री, जीरो के बाद पहली नॉन जीरो एंट्री जो है वो -1 है, लेकिन उन्होंने बताया है कि पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। An M cross n matrix A is said to be reduced echelon form if it is row echelon form, and if the first non-zero entry in RI lies in C। ये डेफिनेशन से समझ नहीं आ रही, ये आप इधर से देखें। फिर इसमें भी हमारे पास क्या है कि मोस्टली ज्यादा इसमें जीरो होते हैं। वैसे अगर हम, मैंने जो नेट से डेफिनेशन की थी, उन्होंने यही बोला था कि हम जो है वो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये है, इसको रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो मैक्सिमम उसमें जीरो आ जाते हैं ऊपर नीचे, जस्ट यही होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सारी एग्जांपल्स इन्होंने सोल्व की हुई हैं इधर। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपने डेफिनेशन इधर से करनी है। रैंक हमारे पास क्या होता है, लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स इफ आर इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, देन आर। हम, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा, हम उसको जो है वो रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ऐसी फॉर्म होगी जिसको हम नेक्स्ट उस पर कोई प्रोसेस नहीं लगा सकेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट उसमें लगाएंगे तो वो सारा कुछ तहस नहस उसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जितनी नॉन जीरो रोज आएंगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को एक बार फिर आपको बता दूं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उस रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये देखें, इसमें 3 रोज हैं, इसको उन्होंने कन्वर्ट किया रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। ये है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इसकी, ठीक है ना। तो एक नॉन जीरो रो, एक जीरो रो है, दो नॉन जीरो रोज हैं, तो दो ही इसका जो है वो रैंक है, ठीक है। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हर्मिशन है और ये स्क्यू हर्मिशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन होती है कोई भी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। तो करना क्या है, इसमें सबसे पहले इन्होंने इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है, आपने इधर से इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट, सारे जो है वो नॉन जीरो होंगे तभी ये इक्वेशन बनेगी। is called a non-homogeneous linear equation in two variables। तो ये जो है ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है। कि नॉन होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि ये के उन्होंने बताया है नॉन जीरो है। जब भी कोई भी इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाए तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। दो हमारे पास जो हैं वो इक्वेशंस इन्होंने ली हुई हैं, इधर इन्होंने बता दिया। आपने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों की डेफिनेशन जो है वो नोट कर लेनी है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म की होगी तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम होमोजीनियस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन जो है वो जीरो के इक्वल है। ये डेफिनेशन इन्होंने इधर लिख दी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तीन इक्वेशंस इन्होंने लिखी हैं, उसका मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बना के क्या करते हैं, हम उसको सोल्व कर लेते हैं।
ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये आ गई एग्जांपल से सिंपल। इन्होंने अभी सिर्फ क्या किया है, तीन इक्वेशंस ली हैं, उनको कन्वर्ट किया है मैट्रिक्स फॉर्म में, और कुछ भी नहीं किया। ये आप सबको पता है कैसे कन्वर्ट हम करते हैं, सिंपल इजीली। अब इनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं या हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। उसको हम जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के इक्वल करते हैं, फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और इजीली हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट है और इसको आपने अच्छे से नोट करना, इधर से पढ़ें, ये देखें। A linear system is consistent and has a unique solution if the row echelon form of the coefficient matrix is same as that of augmented matrix. Rank अगर तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। ये रैंक वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और ये मिक्सअप भी हो जाता है। वो पूछ लेते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या है, एक मैट्रिक्स का यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इन्फिनिट सोल्यूशन कब होगा, वो चीज ये पूछ लेते हैं। ठीक है, अ लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, एक लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट है जब क्या होगा, जब हमारे पास उसका जो है वो यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब उसका रैंक जो है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के बाद उसका जो भी रैंक बना है वो हमारे पास इक्वल आ जाए, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरे नंबर पे उन्होंने बात क्या की है, रो रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बट इट इज ट्रू विच इज लेस देन द नंबर ऑफ, अगर रैंक लेस है तब क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये आगे इन्होंने सारी चीजें क्लियर भी लिखी हैं, लेकिन इधर इन्होंने जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि सारी उसकी एग्जाम्पल से समझाया है। दस अ सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैज इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा और उसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे इफ द रो रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है, बट द रैंक इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द सिस्टम। लेकिन रैंक जो है वो लेस हो जाएगा एक किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स होंगे उसमें अगर तीन वेरिएबल हैं तो रैंक क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये बात उन्होंने की है। ठीक है, केस 3 की बात जो उन्होंने की है, रो रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रो रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ऊपर एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल को ही उन्होंने किया है। We conclude that a system is inconsistent if the row rank of the coefficient matrix and the augmented matrix are different. सिंपल, इधर से आपने क्या कंक्लूड किया है, मैं एक चीज आपको अपने लफ्जों में बता दूं, एक सिस्टम कंसिस्टेंट तब होगा जब उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और उसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक दोनों बराबर आ जाएं। लेकिन अगर सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक जो है हमारे पास बराबर नहीं आता, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का आपको पता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कंसिस्टेंट जब होगा या तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा या उसका फिर जो है वो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। इस तरह का आई थिंक मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, एक एमसीक्यू जो है वो पेपर में आया भी था, उसका आंसर मुझे याद आ रहा है कि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस था। एक चीज मैं आपको बताती चलूं, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में तीन ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक होगा, दूसरे नंबर पर या उसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और तीसरे नंबर पर हैज नो सॉल्यूशन। तीन ऑप्शन जस्ट होते हैं हमारे पास। तो सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर उसका जो है वो हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आएगा। लेकिन सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट है फिर हमारे पास उसका हैज नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन सबसे पहले तो एग्जिस्ट करता है, ये सबको पता है। ठीक है, जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, ये इन्होंने उसको सोल्व किया है सिंपल। ये मैं इसलिए नहीं बता रही कि ये बहुत बेसिक है। ठीक है, ये आप एक बार जब रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आपको पता है, उसमें लेफ्ट साइड पे जो ये जो बी है वो नॉन जीरो होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इधर इन्होंने जो है वो क्रैमर रूल लगाया है। क्रैमर रूल की इन्होंने डेफिनेशन वगैरह तो नहीं बताई, उसकी बेसिक्स से तो नहीं बताई, जस्ट इन्होंने सिंपल एग्जांपल से उसको क्लियर किया है। ये इधर अब इन्होंने क्रैमर रूल बताया है। सबसे पहले इन्होंने तीन जो है वो इक्वेशंस ली हैं, उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है। इनवर्स सिंपल कैसे फाइंड करते हैं, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है। ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा ना, क्योंकि जब इधर हमारे पास ए आएगा, ए इनवर्स के साथ ए के साथ ए इनवर्स आएगा, तो ए एंड ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इधर जस्ट एक्स रह जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो वही मेथड हमने लगाया है, इसका इन्होंने एडजॉइंट लिया, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके उसके जो है वो तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। मेथड फॉर सॉल्विंग ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट, ये सिंपल क्रैमर रूल है, आगे भी उन्होंने एग्जांपल से बताया है। तो इसमें जो है वो उन्होंने सोल्व किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई जो है वो आपको परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।